जानिए कैसे बनती है इस भारी भरकम मशीन से एक हल्की फुल्की नाजुक सी चीज। एक ऐसी कंपनी जो भर देती है आपके बारबेक्यू में कई रंग। और हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ गिनी चुनी बूंदों से ढेर सारा चीज हो जाता है नीला। लेकिन सबसे पहले बात रोल्ड होल व्हीट, बार्ली फ्लेक्स और चॉकलेट चिप्स से भरपूर पौष्टिक कैनेडियन ओट्स की, जिनसे तैयार होती है लजीज ग्रेनोला बार। पीटरबरो ओंटारियो में मौजूद एक पीनट फ्री कारखाना है क्वेकर प्लांट, जहां ये स्वादिष्ट ग्रेनोला बार्स कई तरह के फ्लेवर्स में तैयार की जाती हैं। हम ये बार्स 8 तरह के फ्लेवर्स में तैयार करते हैं और साल भर में लगभग 25 करोड़ बार्स बनाते हैं। उनमें सबसे लोकप्रिय है चॉकलेट चिप बार। इन बार्स की असली पहचान है उनके पैकेटों पर छपी पारंपरिक क्वेकर पोशाक पहने क्वेकर मैन की मशहूर तस्वीर। हम क्वेकर मैन को प्यार से लैरी के नाम से पुकारते हैं। वो तस्वीर पहले 1900 के दशक के शुरू में इस्तेमाल की गई थी और आज हर जनरल स्टोर में नजर आने वाला एक बहुत मशहूर ट्रेडमार्क है। इस कारखाने की शुरुआत 1901 में हुई थी। हम पिछले 112 साल से ये काम कर रहे हैं। जबकि गौर करने वाली बात ये है कि खुद कनाडा सिर्फ 145 साल पहले अस्तित्व में आया था। कनाडा की इस मशहूर ग्रेनोला बार बनाने की शुरुआत होती है कच्चे साबुत ओट्स के दानों के साथ। हर साल इस कारखाने में लगभग 6.5 करोड़ किलोग्राम कैनेडियन ओट्स का इस्तेमाल होता है। मैं हूँ बैरी, ओट्स का जानकार। कारखाने में ओट्स पहुंचते ही बैरी उनका मुआयना करते हैं। वो उनके वजन, उनकी नमी और डॉकेज का मुआयना करते हैं। डॉकेज अनाजों को दिया जाने वाला एक ग्रेड है, जिससे ये पता चलता है कि अनाज कितना शुद्ध है। क्वेकर अपने प्रोडक्ट्स में सिर्फ सबसे ऊंचे दर्जे का ओट ही इस्तेमाल करते हैं। ओट्स को मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें ट्रक से उतारा जाता है। फिर ग्रेड्स के जरिए उन्हें नीचे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जो उन्हें सफाई के लिए आगे ले जाती है। हम ओट्स की सफाई करते हैं, उनके छिलके साफ करते हैं। वो छिलका ओट्स की ऊपरी परत की तरह होता है। छिलका उतरने के बाद हमें मिलता है ओट्स का ग्रोट। असल में ग्रोट ही वो चीज होती है जिसकी हमें जरूरत होती है। वो अब भी बहुत सख्त होता है, इसलिए उसे भाप देकर रोल किया जाता है। अब ग्रोट फ्लेक्स के रूप में बाहर निकलता है और उसे हम अब रोल्ड ओट्स कहते हैं। हम हर रोज लगभग 2.5 लाख किलोग्राम ओट्स तैयार करते हैं। उन्हें बड़े बड़े ड्रम्स में घुमाते हुए लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है। जिस समय ग्रेनोला पक रहा होता है, उसकी महक लाजवाब होती है। उसकी खुशबू मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म की याद दिलाती है, जहां एप्पल क्रिस्प बेक करते वक्त ठीक ऐसी खुशबू आया करती थी। पकाने के बाद अगर ओट्स में उनके कुछ बड़े बड़े डले नजर आते हैं, तो उन्हें तोड़कर फिर से पकने के लिए कुकर में भेजा जाता है। इस कारखाने में हर साल लगभग 22 करोड़ किलोग्राम ग्रेनोला बार मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो आखिर ये ओट्स ग्रेनोला में बदलते कैसे हैं? ग्रेनोला बहुत सारी बढ़िया चीजों का मिश्रण होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, ओट्स और बहुत सी चीजें जो कि अलग अलग फ्लेवर के मुताबिक उसमें डाली जाती हैं। और ऐसी ही एक लाजवाब चीज है लजीज चॉकलेट चिप्स। हर घंटे में ग्रेनोला मिक्सचर पर 240 किलोग्राम चॉकलेट चिप्स का छिड़काव किया जाता है। बड़े बड़े रोलर्स के एक सेट से इस मिश्रण को दबाकर बड़े बड़े रोलिंग पिन से ग्रेनोला की एक बहुत बड़ी परत तैयार की जाती है। मिक्सर से बाहर निकलते इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए रोलिंग पिन्स को पानी से ठंडा किया जाता है। इससे मिश्रण रोलर से चिपकता भी नहीं है। ग्रेनोला की इस 1 इंच मोटी परत का सफर अब भी जारी रहता है। उसे ठंडा करने से उसे बार्स के रूप में काटना और अलग करना भी आसान हो जाता है। एक गियोटिन मशीन इन बार्स को एकदम उनके साइज के मुताबिक काटती है। मेरा नाम है सू, ये मशीन मैं ऑपरेट करती हूँ। सू देखती है कि इस खास जगह पर सारा काम अच्छी तरह से हो। इसके नीचे गलती से भी उंगली नहीं आनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक मशीन है, इसलिए यहाँ पर हम सावधानी बरतते हैं। फिर परत के बार्स के रूप में टुकड़े करके उन्हें अलग कर दिया जाता है। फिर वो लगभग एक 10 मीटर लंबी बड़ी सी कूलिंग टनल से गुजरती हैं। हम हर एक घंटे में 43,200 बार्स तैयार करते हैं। सोचिए हम कितना ग्रेनोला बनाते हैं। कनाडा में हर साल लगभग 19 करोड़ 20 लाख लजीज ग्रेनोला बार्स बिकती हैं। अगर आप इन ग्रेनोला बार्स को एक के पीछे एक रख दें, तो उनकी कुल लंबाई कनाडा के 1,22,000 फुटबॉल के मैदानों के बराबर होगी।
अब सब कुछ जल्दी होता है। रैपर 1 मिनट में 300 अलग अलग बार्स रैप करता है। हर 1 सेकंड में हम 5 ग्रेनोला बार्स रैप करते हैं। ये ग्रेनोला बार्स कन्वेयर बेल्ट पर 1 मिनट में लगभग 60 मीटर की दूरी तय करती हैं। फिर उन्हें केसेस में पैक करके पैलेट्स पर पहुंचा दिया जाता है। अब ये बार्स के बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रवाना होने के लिए तैयार हैं। क्वेकर ब्रांड भले ही 100 साल पुराना हो, मगर बच्चों को अपने लंच बॉक्सेस में क्या चाहिए इस बात की उन्हें खूब समझ है। लाजवाब, मुलायम और मीठी ग्रेनोला बार्स, जिनसे माओ को भी कोई परहेज नहीं। गर्मी के मौसम में खूब बारबेक्यू पार्टियां होती हैं, लेकिन बारबेक्यू की तैयारी करना बड़ी ही मेहनत का काम होता है। प्योर फ्लेवर कंपनी ने एक ऐसी चीज तैयार की है जिसकी मदद से आप बारबेक्यू पार्टी की प्लानिंग और तैयारी के दौरान किचन के काम में कम वक्त गुजारें और पार्टी का लुत्फ ज्यादा उठाएं। ताज़ा स्वीट बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, मिनी पोर्टोबेलो मशरूम्स, ग्रेप टमाटरों और प्याज के पहले से कटे हुए टुकड़ों का एक लाजवाब संग्रह है ये वेजी ग्रिलर्स। और ये वेजी ग्रिलर्स न सिर्फ काम आसान कर देते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बढ़िया होते हैं। इन मिर्चों और टमाटरों को पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण में एक ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। वाकई ग्रीन हाउस किसी भी पौधे के लिए एक तरह का स्वर्ग होता है। वहाँ उसे एकदम सही वातावरण मिलता है। हम ग्रीन हाउस में पौधों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। इस ग्रीन हाउस में बीजों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर फाइबर्स में बोया जाता है, जिससे पौधों को वो तमाम खनिज पदार्थ मिल जाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। शिमला मिर्चों को उगाने में वक्त लगता है। कम से कम 4 महीने बाद ये तोड़ने लायक हो पाएंगी और उन्हें जल्दी तोड़ना ठीक नहीं होता। सब शिमला मिर्चें अच्छी तरह पकने से पहले हरी होती हैं। जब वो पककर लाल हो जाती हैं, तो उन्हें उनके पौधों से तोड़ लिया जाता है। मिर्चों और टमाटरों को ग्रीन हाउस से तोड़कर फ्रेश कट कारखाने में पहुंचा दिया जाता है, जहां उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। प्योर फ्लेवर हर साल 10 लाख से भी ज्यादा वेजी ग्रिलर्स बेचते हैं, जिनमें अलग अलग सब्जियों की 1 दर्जन से भी ज्यादा ब्लेंड्स शामिल हैं। ग्रीन हाउस का तापमान पौधों के उगने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन एक बार कटने के बाद उनका ताज़ा रहना जरूरी है। इसलिए फ्रेश कट एरिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होता है। बड़ी ठंडक होती है वहाँ। ग्रीन हाउसेज में कीड़ा रहित वातावरण होने के बावजूद मिर्चों को पानी से धोना जरूरी होता है। उन्हें पानी में डालकर एक क्लीनिंग सॉल्वेंट से 3 बार धोया जाता है। ऐसा करने से एक एक मिर्च स्वाभाविक रूप से साफ हो जाती है। प्योर फ्लेवर में इस सफाई के लिए हर रोज 2 क्यूबिक मीटर पानी रोज इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है 2000 लीटर पानी हर रोज। इस सफाई के बाद इन मिर्चों को कैरोसेल में डाला जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसे प्योर फ्लेवर ने खास तौर से डिजाइन किया है। ये कैरोसेल मशीन घूमने के साथ हर मिर्च के बीच का बीज वाला सख्त हिस्सा निकालकर उसे अलग कर देती है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये मशीन 120 किलो मिर्च को बीज से खाली कर देती है। इस धुलाई और कटाई के बाद अब मिर्चें छोटे टुकड़ों में बंटने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। एक बार में फटाफट एक साथ 2 मिर्चों के टुकड़े होते हैं। प्योर फ्लेवर में हर रोज 24,000 मिर्चें काटी जा सकती हैं, यानी हर 3 सेकंड में 1 मिर्च। इस बीच प्याज, जो कि एक दूसरे कारखाने से लाया जाता है, उसके बीच के हिस्से को अलग करके उसके सही नाप के टुकड़े कर दिए जाते हैं। प्योर फ्लेवर टीम अपने हाथ मुंह ढककर ये काम करती है ताकि प्याज उन्हें आंसू बहाने पर मजबूर न कर सके। अब हर सब्जी कन्वेयर पर आगे बढ़ती जाती है, जहां उस पर ताजे पानी की धार छोड़ी जाती है ताकि उस पर चिपके इधर उधर के टुकड़े और बीज अलग हो जाएं। इन सब्जियों के टुकड़े तैयार हो जाने के बाद अब समय है इन सबको साथ रखने का। शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के टुकड़ों के साथ अब ताजे मशरूम्स भी शामिल हो जाते हैं, जिन्हें पास के ही एक कारखाने से काट कर लाया जाता है। फ्रेश कट कारखाने में इन ट्रेस को हाथ से तैयार किया जाता है। प्योर फ्लेवर ने इस काम को एक साइंस में बदल दिया है। हर 1 घंटे में 1200 रिसाइक्लेबल ग्रिलर ट्रेस एक साथ तैयार होती हैं। और इन ट्रेस का काम यहीं खत्म नहीं होता। इन्हें ग्रिलर्स कहने की एक वजह है। इन ताज़ा सब्जियों को जिन ट्रेस में खरीदा गया है, उन्हीं में इन्हें पका के खाया भी जा सकता है। इन ट्रेस को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बारबेक्यू में, माइक्रोवेव में, ओवन में, इनकी बात निराली है।
जी हाँ, माइक्रोवेव में भी उनके एल्यूमीनियम पर एक खास तरह की कोटिंग होती है जिसकी वजह से चिंगारियाँ नहीं निकलती। एकदम ताज़ा बनी इस ट्रे के अंदर मौजूद रंग बिरंगी सब्जियों के टुकड़ों को पैक करके उनका वजन किया जाता है और फिर ऑटोमेटिकली उन्हें सील कर दिया जाता है। ये सीलिंग मशीन फटाफट काम करती है और सिर्फ 1 घंटे में 1200 ग्रिलर्स पैक कर देती है। लेकिन प्योर फ्लेवर जानते हैं कि जहाँ तक सवाल सब्जियों का है तो उनका ताज़ा रहना बेहद जरूरी है। इसलिए हर सील एक ऐसी फिल्म से तैयार होती है जिससे हर ग्रिलर में सही मात्रा में ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। प्योर फ्लेवर इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सब्जियां लंबे समय तक टिकती हैं। इसी की वजह से बारबेक्यू की आग सुलगने से पहले उनकी सब्जियां एकदम कसी हुई और ताज़ा रहती हैं। सब्जियां अंदर सील हो जाने के बाद अब ग्रिलर्स रवाना होने के लिए तैयार हैं। प्योर फ्लेवर फौरन उन्हें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में पहुंचा देते हैं। सुबह 6 बजे ग्रिलर्स ट्रकों के जरिए सीधे दुकानों पर पहुंच जाते हैं। ये ग्रिलर्स 12 घंटे बाद यानी कल सुबह आपको न्यूयॉर्क सिटी के किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे। वेजी ग्रिलर्स को वक्त बचाने के मकसद से तैयार किया गया है। ग्रीन हाउस से शुरू होने के बाद इनका अंत होता है किसी बारबेक्यू, अवन या माइक्रोवेव में, जहां अपनी ताज़ा और सेहत के लिए अच्छी सब्जियों से ये किसी भी दावत की शान बढ़ा देते हैं। चीज की दुनिया में ब्लू चीज का बड़ा नाम है। उसके कुछ मशहूर ब्रांड्स हैं जैसे गॉर्गनजोला, स्टिल्टन, रॉकफोर्ट और डेनिश ब्लू। फफूंद की धारियों से सजे चीज के इन मशहूर बड़े गोलों की तेज गंध और तीखे फ्लेवर वाले टुकड़ों से किसी भी चीज की प्लेट में 4 चांद लग जाते हैं। डेनिश स्टाइल की इस ब्लू चीज को डेनमार्क के बाहर सबसे पहले बनाया था कनाडा के एक देहाती इलाके में मौजूद आला फूड्स की एटवुड डेयरी ने, जो आज कैसेलो ब्लू चीज का उत्पादन करती है। टैंकर ट्रकों में भरकर रोज सुबह 35,000 लीटर ताज़ा कच्चा दूध इस डेयरी में पहुंचता है। फ्रांस में ब्लू चीज ज्यादातर भेड़ के दूध से तैयार होता है, लेकिन डेनिश ब्लू हमेशा गाय के दूध से तैयार किया जाता है। पहले दूध को पैस्चराइज किया जाता है ताकि खतरनाक बैक्टीरिया मर जाएं। उसके बाद दूध को होमोजेनाइज किया जाता है जिससे उसकी चिकनाई घुल जाती है और चीज को अपना चिकना क्रीमी टेक्सचर हासिल होता है। अब इस दूध को डेयरी में मौजूद 6000 लीटर के एक हौज में डाल दिया जाता है। हर हौज इतना बड़ा होता है कि उसे भरने में पौना घंटा लगता है। अब दूध में 3 बेहद महत्वपूर्ण पदार्थ डाले जाते हैं। सबसे पहले उसमें बैक्टीरियल कल्चर मिलाया जाता है, जो कि दूध को पहले लैक्टिक एसिड में बदल देता है और फिर बाद में सीधे चीज में। चीज को नीला रंग देने के लिए उसमें मोल्ड डालने की जरूरत होती है, यानी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ। इसी फफूंद की वजह से ब्लू चीज दूसरे किसी भी चीज के मुकाबले एकदम अलग नजर आती है। ये कंपनी शुद्ध फफूंद के एक्सट्रैक्ट से भरी शीशियां इटली से खरीदती है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम की ये फफूंद असल में फ्रांस की गुफाओं में पाए जाने वाली कुदरती फफूंद से रिलेटेड है, जहां रॉकफोर्ट नाम के एक और तीखे चीज को बनाने की शुरुआत हुई। उस चीज में भी यही फफूंद डलती है, लेकिन वो एकदम अलग होता है। रॉकफोर्ट भेड़ के दूध से तैयार किया जाता है। लोग समझते हैं कि चीज के गोलों में हाथों से इस फफूंद को डाला जाता है, लेकिन सच ये है कि जब वो तरल अवस्था में होती है, हम उसी वक्त फफूंद के एक्सट्रैक्ट को उसमें मिला देते हैं। चीज में थोड़ी सी फफूंद डालना ही काफी होता है। एक 25 मिलीलीटर की इस शीशी का सिर्फ 1.5 चम्मच फफूंद का अर्क ही 600 किलोग्राम चीज को फ्लेवर करने के लिए काफी होता है। दूध में सबसे आखिर में डाला जाने वाला पदार्थ होता है रेनेट। ये एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से दूध दही की तरह गाढ़ा हो जाता है। शुरू में चीज बनाने वाले रेनेट को बछड़ों के पेट से निकाला करते थे, लेकिन आज इसे पौधों या प्रयोगशाला में उगाए जाने वाले माइक्रोब से हासिल किया जाता है। फिर घंटे भर से थोड़ी ज्यादा समय के लिए इस दूध को जमने दिया जाता है। इसे काटने पर दूध फटकर दही और वे में बदल जाता है। दही दूध में मौजूद शुद्ध प्रोटीन और चिकनाई का अंश होता है और वो खट्टा पानी होता है जो दूध फटने पर उससे अलग हो जाता है। जैसे ही दही को काटा जाता है, वो और वे छोड़ता है और ज्यादा जम जाता है। दही को 75 मिनट तक तब तक हिलाया जाता है जब तक वो और अच्छी तरह से जम नहीं जाता। उसके बाद ही उसे हौज से बाहर निकाला जाता है। फिर इस
दही को एक छलनीदार बेल्ट पर डालकर आगे बढ़ाया जाता है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाता है और सिर्फ सूखा दही बचा रह जाता है। सूखे दही के इन दानों को अब फॉर्म्स नाम के प्लास्टिक के डिब्बों में भर दिया जाता है। फॉर्म्स को सूखे दही से भरते वक्त भी वो बेहद नरम होता है, लेकिन ब्लू चीज को बाहर से दबाव डालकर नहीं बनाया जाता। इसलिए हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वो अपने ही वजन से दबकर चीज के गोलों में नहीं बदल जाता। फॉर्म्स पलट दिए जाते हैं। इससे दही में मौजूद बचा खुचा पानी भी निकल जाता है और वो चीज के गोलों में बदल जाता है। 48 घंटे तक नमकीन पानी में डूबे रहने के बाद चीज सख्त और सीजन्ड हो जाता है। अब चीज के गोलों को बाहर निकालकर हर गोले में अलग से छेद किए जाते हैं। उनमें छेद करने के लिए स्टेनलेस स्टील रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन छेदों के जरिए ऑक्सीजन चीज के अंदर तक अच्छी तरह फैल जाती है। उस ऑक्सीजन से फफूंद पूरे चीज में फैलती चली जाती है, जिससे चीज को अपना खास नीला रंग हासिल होता है। अब चीज को रैक पर रखकर राइपनिंग रूम में पहुंचा दिया जाता है, जिससे फफूंद को उसके अंदर तक अच्छी तरह से फैलने के लिए भरपूर समय मिलता है। राइपनिंग रूम में यूरोप की गुफाओं जैसा वातावरण पैदा करने के लिए उसे 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा रखा जाता है और उसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी रखने के लिए पानी की फुहार छोड़ी जाती है। 30 दिन बाद चीज तैयार होकर पैक करने लायक हो जाता है। नीले धब्बों वाले चीज के इन गोलों को अब उनकी मशहूर नीले फॉइल में हाथों से लपेटकर बंद कर दिया जाता है और अब इस चीज को फिर अगले 30 दिन तक और एज होने के लिए रख दिया जाता है। आखिरकार अब ये ब्लू चीज बाजार में उतरने के लिए तैयार है, जिसकी तेज महक और जबरदस्त तीखे फ्लेवर से आपका जी खुश हो जाएगा। जापान में सैकड़ों सालों से मशहूर राइस केक्स हर गली कूचे में बिकते आ रहे हैं। उन्हें आमतौर पर सब्जियों, समुद्री वनस्पति या समुद्री खाने के साथ परोसा जाता है। अब इन्हें एक लोकप्रिय और बहुउपयोगी हेल्थ फूड का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसलिए अगर आप अपनी कैलोरीज के प्रति सजग रहते हैं तो ये जीरो फैट वाला ग्लूटेन फ्री नाश्ता आपके लिए है। क्यूबेक में बनने वाले कोयो ब्रांड के राइस केक्स पूरे नॉर्थ अमेरिका में मशहूर हैं। जब कजूसा के पिता ने उन्हें बनाने का फैसला किया तब वो यहाँ सिर्फ एक ही जगह पर मिलते थे। 1980 में जापान जाने पर मेरे फादर ने एक राइस केक मशीन खरीदने का फैसला किया और इस तरह हमने राइस केक्स बनाने शुरू किए। शुरू में हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन थी, लेकिन अब हमारे पास यही कोई 30 मशीनें हैं। आपके पास चाहे जितनी मशीनें हो, लेकिन राइस केक्स बनाने का बुनियादी फॉर्मूला एक ही है। लाजवाब राइस केक्स बनाने के लिए 4 चीजें बेहद जरूरी हैं। वो हैं तापमान, दबाव, सही समय और नमी। जी हाँ, बस यही सब। कोयो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतरीन ऑर्गेनिक ब्राउन राइस केक्स बनाने में माहिर हैं। उन्हें बनाने की शुरुआत होती है लगभग 20 किलोग्राम के ऑर्गेनिक छोटे दाने वाले चावलों के बैग्स के साथ। इनमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जिससे केक के दानों को एक साथ चिपके रहने में आसानी होती है। हर रोज इन चावलों के 24 बैग्स इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब है लगभग 550 किलोग्राम चावल। चावलों को पानी में भिगोकर छान लिया जाता है, फिर उन्हें 24 घंटे के लिए अलग रख दिया जाता है। इससे ये नम हो जाते हैं। फिर इनकी जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि चावल 17 या 18% नम है या नहीं, क्योंकि तभी ये पकाने पर जरूरत के मुताबिक फूलते हैं। तो ये काम है नमी का। अब बारी है तापमान और सही समय की। अब 30 राइस केक मशीनों को चालू कर दिया जाता है और उनमें गीला चावल भर दिया जाता है। अब इस चावल को सिर्फ 10 सेकंड तक 250 डिग्री सेल्सियस के तेज तापमान पर पकाया जाता है। रोजाना 1.25 घंटे का समय लगता है इन सारे चावलों को पकाने में। अब अगर कुछ बचता है तो वो है दबाव। चावल पर लगभग 45 किलोग्राम का दबाव डालकर उसे सांचे में डाल दिया जाता है। अगर दबाव कम होगा तो बनने वाला राइस केक बिखर जाएगा। अगर दबाव बहुत ज्यादा होगा तो वो फट जाएगा।
चावल में मौजूद स्टार्च के अलावा ये उस पर पड़ने वाला सही दबाव ही होता है, जिसकी वजह से राइस केक साबुत रहता है। इतना ज्यादा दबाव पड़ने के बाद ही केक बेहद हल्का और नाजुक बनता है। ये इतना नाजुक होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ की नजर हमेशा इस पर रहती है कि कहीं कोई केक टूट तो नहीं गया। कोयो नमकीन और फीके दोनों तरह के राइस केक्स बनाते हैं। नमकीन केक्स बनाने के लिए हम उन पर थोड़ा समुद्री नमक छिड़कते हैं, फिर वो पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। हर रोज यहाँ राइस केक्स के 3600 बंडल पैक किए जाते हैं। 550 किलोग्राम चावल से एक दिन में राइस केक्स के पूरे 300 डिब्बे तैयार होते हैं। इससे प्रोडक्शन लाइन लगातार व्यस्त रहती है। सीलिंग मशीन में प्लास्टिक टैग्स भर दिए जाते हैं। जब बैग का ऊपरी सिरा मशीन से गुजरता है तो उस पर फौरन एक टैग लग जाता है। अब पैलेट्स पर श्रिंक रैप होकर ये डिब्बे स्टोर्स के लिए रवाना हो जाते हैं। अब चाहे आप इन राइस केक्स का लुत्फ हमस की लजीज नमकीन परत के साथ उठाएं या फिर पीनट बटर और शहद के साथ मीठा करके, आपको मजा आ जाएगा और आप कहेंगे ओइशी, जापानी में जिसका मतलब है लाजवाब।